हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए यहाँ पे हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोगों ने रॉ वाटर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया हुआ है। जिसके पिछले कुछ क्लासेस के अंदर हमने रॉ वाटर इंजीनियरिंग के पैरामीटर्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फिजिकल को कवर कर लिया है और हम लोग केमिकल में 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने केमिकल के अंदर टीडीएस पढ़ लिया, क्लोराइड कंटेंट पढ़ लिया, नाइट्रोजन कंटेंट पढ़ लिया, फ्लोराइड कंटेंट पढ़ लिया, पीएच, और लास्ट 6th जो था वो हमारे पास में एल्कालिनिटी चल रहा था, जिसके लिए हमने पिछली क्लास में एल्कालिनिटी के बारे में जाना था कि एक्चुअल में एल्कालिनिटी होती क्या है और एल्कालिनिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। राइट, नॉट मेजरमेंट, हमने कैलकुलेशंस के बारे में जाना था। अब बेटा आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि एल्कालिनिटी को मेजर कैसे करते हैं। अगर एल्कालिनिटी से पहले अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊं कि हम पीएच को कैसे मेजर करते हैं, ये मेजरमेंट ऑफ पीएच वाला जो पॉइंट है ये रह गया था हमारे पास में। तो पीएच को मेजर करने के लिए अगर मुझे डिवाइस को यूज करना होगा तो मैं डिवाइस को यूज करूंगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर पीएच ऑफ वाटर। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं दूसरे पॉइंट पे बात करता हूं, अगर मुझे यूज करना है कलर के बेसिस पे, अगर मैं पोटेंशियोमीटर डिवाइस को यूज नहीं करना चाहता तो मैं कलरीमेट्रिक टेक्निक को यूज कर सकता हूं। इस कलरीमेट्रिक टेक्निक में, जो कलरीमेट्रिक टेक्निक है मेरे पास, इस कलरीमेट्रिक टेक्निक में हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। 2 इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। पहला इंडिकेटर है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन, राइट, और फिनोप्थेलिन के अलावा जो दूसरा इंडिकेटर होता है हमारे पास में, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। अब एक्चुअल में होता क्या है, जनरली हम लोगों को जिस वाटर का पीएच मेजर करना है उसमें हम लोग इन इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं। देखिए इंडिकेटर क्या करते हैं, हमेशा 2 इंडिकेटर या कितने भी इंडिकेटर लेते हो, उसका काम होता है कलर को चेंज के बेसिस पे अपनी वैल्यूज को बताना। राइट, अब फिनोप्थेलिन जो है ये एक बेसिक इंडिकेटर है, इसका मतलब ये एल्कालिन नेचर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जो मिथाइल ऑरेंज है ये एक एसिडिक इंडिकेटर है जो एसिडिक नेचर में काम करता है। तो बेसिकली इनका जो अगर मैं बात करता हूं तो एसिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। और अगर मुझे एल्कालिनिटी को मेजर करना होगा तो कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है, फिनोप्थेलिन। ठीक है, अब ये कैसे मेजर होता है, बेसिकली इनमें कुछ एक रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को हम लोग अपने एल्कालिनिटी वाले पॉइंट के अंदर समझेंगे। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने एल्कालिनिटी वाले पॉइंट पे कि एल्कालिनिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो बेटा अगर एल्कालिनिटी के मेजरमेंट के बारे में बात किया जाए तो एल्कालिनिटी को मेजर करने के लिए हम लोग टाइट्रेशन को यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जब हमने क्लोराइड कंटेंट को डिस्कस किया था, क्लोराइड में मैंने आपको बताया था मोहर्स मेथड, जिसमें हम लोग टाइट्रेशंस को यूज करते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग टाइट्रेशन को यूज करेंगे, या आप बोल सकते हो टाइट्रोमेट्री को यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड एसिड लेते हैं। देखो एल्कालिनिटी है, एल्कालिनिटी इंडिकेट करता है बेस को। हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि जब भी हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। राइट, अब पानी में एल्कालिनिटी प्रेजेंट है, अगर मैं पानी में एसिड मिला दूं तो ये एल्कालिनिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा ना। और कहीं ना कहीं हमने एल्कालिनिटी की डेफिनेशन पिछली क्लास में भी तो यही पढ़ी थी कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी रिक्वायर्ड होगी एनायंस को बैलेंस या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। तो उसी से रिलेटेड है अपने पास में यहाँ पे। अब तो मेजरमेंट ऑफ एल्कालिनिटी की अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि एल्कालिनिटी को मेजर करते हैं हम लोग बाय टाइट्रोमेट्री, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं टाइट्रेशन रिएक्शंस। ठीक, अब टाइट्रोमेट्री में हम लोग जो स्टैंडर्ड एसिड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एसिड वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, जिसकी नॉर्मेलिटी होती है 0.02। नॉर्मेलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं। आप सीधा याद रखिए, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे जेई लेवल तक, एई लेवल तक जनरली इतना डीप में नहीं पूछा जाता इसमें से। आप सीधा याद रख सकते हैं इसमें कि टाइट्रोमेट्री में हम लोग कौन से एसिड को यूज करते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड एसिड आ सकता है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि एक तो टाइट्रोमेट्री है, दूसरा अभी पीएच के लिए मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पे आपको कलरीमेट्री था ना, तो वो यहाँ पे भी आ सकता है बाय कलरीमेट्री। कलरीमेट्री, और कलरीमेट्री में मैंने बताया 2 इंडिकेटर यूज होंगे। एक इंडिकेटर होता है फिनोप्थेलिन इंडिकेटर, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर।
मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब देखो मैंने बताया था लास्ट ही क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एल्कालिनिटी होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है एल्कालिनिटी का, तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पिछली क्लास को देखिए, क्योंकि आई एम श्योर उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि एल्कालिनिटी में मैंने आपको बताया था कि एल्कालिनिटी होती है मेजर 3 वजह से, कास्टिक एल्कालिनिटी, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये बोलते हैं कि जब कास्टिक एल्कालिनिटी पानी में प्रोड्यूस होती है ना, तो ये जो पीएच वैल्यू है ये लाई करता है बिटवीन पीएच वैल्यू ऑफ अबाउट 12.6 टू 10.3। ठीक है, ये इस पीएच रेंज में काम करता है। कार्बोनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये काम करता है लगभग 10.3 से 8.3 की रेंज में, 8.3 पीएच तक। और बाइकार्बोनेट एल्कालिनिटी बनती है 8.3 से मतलब बेसिकली 4.6 टू 8.3। इसको भी उल्टा लिख दिया मैंने, इसको आप कीजिए 8.3 से 10.3, ये सारे मैंने उल्टे लिख दिए। 10.3 से 12.6 तक ये पीएच रेंज के अंदर अपना जनरली कार्बोनिक एसिड, बेसिकली कास्टिक एल्कालिनिटी, कार्बोनेट एल्कालिनिटी एंड बाइकार्बोनेट एल्कालिनिटी की फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब आपको इनके बीच में रिलेशंस जानना है, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज के बीच में विद रिलेटेड टू पीएच वैल्यू, पीएच के साथ में कि किस तरीके से ये रिलेट करते हुए चलते हैं आपस में, राइट। तो इससे पहले अगर हम लोग फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, तो फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज के इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें मेरे पास में एक साइड में तो है वॉल्यूम ऑफ एसिड, और एसिड कौन सा, जो भी आप स्टैंडर्ड एसिड लेंगे, यहाँ पे मैंने 0.02 नॉर्मेलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो मैं इसी को कंसिडर करूंगा। और यहाँ पे मेरे पास है पीएच, जिसका एक स्केल होगा अपने पास में 0 से लेके 14 तक का। ठीक, अब इसमें मैकेनिज्म एक्चुअल में कैसा बनता है, इसमें मैकेनिज्म बनता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड कंपाउंड। ये कार्बोनिक एसिड जो है ये आगे टूटता है 2 पार्ट्स में, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब देखो कार्बोनिक एसिड आगे डिवाइड हुआ इनमें, और इसकी वजह से अल्कालिनिटी होगी। तो यहां पे इस कंडीशन में पीएच रेंज कौन सी होगी, 4.6 से 8.3 वाली, राइट। उसके बाद में ये जो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट फिर से टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन आयन में और कार्बोनेट्स में। अब जैसे ही इसने आगे ये फर्दर टूटा, पीएच वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी, और पीएच वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, अब पीएच वैल्यू अपने हो चुके हैं 8.3 से 10.3 की रेंज में। ठीक है, अब इसके बाद में तो ये अपने पास में कार्बोनेट्स थे, राइट। अब ये कार्बोनेट्स जो हैं ये फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ में, और वाटर के साथ में जब ये फर्दर रिएक्ट करेगा तो यहां से हमारे पास में बनेगा OH आयंस, और इसके साथ में फर्दर आपके पास में कोई भी एक प्रोडक्ट बन सकता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, राइट। तो इनडायरेक्टली देखो अब आपके पास में यहाँ पे तीनों पीएच क्रिएट हो गए, बाइकार्बोनेट भी आ गया, कार्बोनेट भी, यही बाइकार्बोनेट ने फर्दर क्या बनाया, कार्बोनेट्स, और इन्हीं कार्बोनेट्स ने फर्दर क्या बनाया, कहीं ना कहीं हाइड्रोक्साइड्स को बनाया। तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग समझते हैं, राइट। लेकिन जब हम इसको समझेंगे तो हम इसको समझेंगे उल्टा। देखो कैसे समझा जाता है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज अपने पास में पीएच वैल्यू उस टाइम पे थी मैक्सिमम लगभग 12.6 के आसपास, जो कि मैंने अभी रेंज बताई थी इसके हिसाब से। सिर्फ इसको समझो, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स में आपको एक लाइन में 3-4 पॉइंट्स में लिखा दूंगा, वो रिजल्ट्स याद कर लोगे, अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे लिए कॉन्सेप्ट को समझाना ज्यादा जरूरी है। इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। देखो स्टार्टिंग में यहां पे पीएच था 12.6, राइट, ये बना अपने पास में 8.3, और यहां पे ये वाला जो पार्ट है इट बिकम्स 4.6 पीएच। इधर अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एसिड, देखो वॉल्यूम ऑफ एसिड जिसने क्या किया, इस बेसिक नेचर को इंडिकेट किया। अब बेसिक नेचर के लिए हम लोग कौन सा अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, फिनोल्फ्थालीन होगा ना। तो यहां पे मैंने इस वॉल्यूम ऑफ एसिड को लिख दिया P के इक्वल, मतलब ये वो वॉल्यूम ऑफ एसिड है जो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की फॉर्म में
मुझे रिजल्ट्स देगा, और जितनी भी एल्कालिनिटी प्रोड्यूस हो रही थी, एल्कालिनिटी जो बेसिक की वजह से थी 8.6 से 12.6 के बीच में जो एल्कालिनिटी प्रोड्यूस हो रही थी, वो सारी की सारी ये न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते आते मैंने यहां पे बना दिया M इज मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज बेसिकली वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है, जिसपे इसने क्या किया, अपनी ये वाली तो जितनी भी रेंज थी, जितनी भी इसमें एल्कालिनिटी प्रोड्यूस हो रही थी, ये सारी की सारी 8.3 से 4.6 वाली को भी बैलेंस कर देगा, राइट। अब इनमें रिलेशन स्टडी करना है। देखो पहला पॉइंट ये बोलता है कि स्टार्टिंग में फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का काम क्या होगा। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर जितने भी हाइड्रोक्साइड्स, मैंने पीएच रेंज क्या बताई थी, हाइड्रोक्साइड की पीएच रेंज आपको बताई 12.6 से 10.3। इसका मतलब ये तो सारी की सारी जितनी भी अपने पास में 12.6 से 10.3 के बीच में जो भी अपने पास में वैल्यू बनेगी, वो तो बाइकार्बोनेट्स, इनफैक्ट हाइड्रोक्साइड सारे के सारे बैलेंस हो जाएंगे। तो यहां पे इस रेंज में, इस पी वाले पार्ट के अंदर जितने भी हाइड्रोक्साइड्स थे, ये तो कंप्लीटली बैलेंस हो ही जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और इसी के साथ में ये बोलता है जितने अपने पास में कार्बोनेट्स होंगे, ये कार्बोनेट्स किसमें होंगे, मैंने बोला उल्टा पढ़ेंगे, तो इसके बाद में ये कार्बोनेट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं हाफ ऑफ कार्बोनेट्स गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। एक्चुअल में होता ये है कि जो हमारे कार्बोनेट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं बाइकार्बोनेट्स में, ठीक है, लेकिन अब कार्बोनेट्स में 2 का चार्ज है, बाइकार्बोनेट में 1 का चार्ज है। तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि इस रेंज में हमारे जितने भी कार्बोनेट आयंस होंगे, लगभग उसके हाफ जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एक्चुअल में कन्वर्जन हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमने अज्यूम किया है। अब जो बचे हुए आधे कार्बोनेट आयंस होंगे, और बचे हुए आधे कार्बोनेट्स, जो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुए थे, वो सारे कहां पे न्यूट्रलाइज होंगे, ये सारे के सारे न्यूट्रलाइज होंगे इस कंडीशन में। इधर अपने पास में बाइकार्बोनेट्स प्लस रिमेनिंग हाफ ऑफ कार्बोनेट आयंस न्यूट्रलाइज हो गए हैं, राइट। दोबारा से भी आप इस पॉइंट को समझ सकते हो। हम लोग इस पॉइंट को जनरली लिखते कैसे हैं, हम लोग इस पॉइंट को जनरली कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास में जब भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ एसिड और पीएच के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो 12.6 से 8.3 के बीच में जितने हाइड्रोक्साइड आयंस थे वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और हमारे हाफ ऑफ कार्बोनेट आयंस न्यूट्रलाइज होंगे। लेकिन वो एक्चुअल में जो हाफ ऑफ कार्बोनेट आयंस है वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, एक्चुअल में कार्बोनेट आयंस किसमें कन्वर्ट हुए हैं, बाइकार्बोनेट्स में, राइट। अब आगे ये बोलता है कि जो बाइकार्बोनेट्स कन्वर्टेड हुए थे, हाफ ऑफ कार्बोनेट्स या पहले से कुछ बाइकार्बोनेट्स हैं, वो इस रेंज के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो देखिए इस ग्राफ से हम लोग 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं देखता हूं, देखो ये 5 पॉइंट भी अगर याद कर लोगे ना, तो एग्जाम में यहीं से अगर क्वेश्चन बना तो इसी 5 पॉइंट को कवर करते हुए आएगा, इससे बाहर नहीं आता कभी भी, ठीक है। अब ये बोलता है सबसे पहला पॉइंट, इफ P इक्वल टू 0, इफ P इक्वल टू 0, देखिए इधर यहां पे P 0 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिड टू न्यूट्रलाइज फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, या फिर इस रेंज की अल्कालिनिटी को कंज्यूम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉल्यूम ऑफ एसिड की कंजम्पशन कितनी हो गई, 0। इसका मतलब P अगर 0 है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, देखो OH आयंस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर OH आयंस प्रेजेंट होते तो इतना ये वाला वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है वो कंज्यूम होता, राइट। दूसरा बोलता है कार्बोनेट्स भी तो नहीं है, क्योंकि आधे कार्बोनेट्स यहां न्यूट्रलाइज होते हैं, राइट। अगर कार्बोनेट्स होते तो आधे तो न्यूट्रलाइज होते ना, लेकिन यहां तो कुछ भी कंज्यूम नहीं हुआ, P की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब सिर्फ कौन से प्रेजेंट है, ओनली बाइकार्बोनेट्स आर प्रेजेंट, ओनली बाइकार्बोनेट्स alkalinity is present, this is our first point, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता है अगर P और M दोनों इक्वल हो जाए, if P is equal to M। अब P और M इक्वल होने का मतलब क्या है, ये वाला जो M पॉइंट है, ये अल्कालिनिटी, ये वाली अल्कालिनिटी 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये अल्कालिनिटी 0 होगी तभी तो ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। अब देखो यहां पे इस पॉइंट पे ये अल्कालिनिटी 0 होने का मतलब क्या है, बाइकार्बोनेट 0 हो जाए और ये आधे कार्बोनेट 0 हो जाए। बेटा ये आधे कार्बोनेट कब 0 होंगे, जब यहां भी कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर आधे कार्बोनेट्स, अगर यहां कार्बोनेट प्रेजेंट हैं तो उसमें हाफ तो यहां पे जाके न्यूट्रलाइज होंगे ही होंगे, राइट। तो उस केस में फिर कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो इसी कारण से
हम लोग लिखते हैं जब भी P की वैल्यू M के इक्वल आएगी तो इसका मतलब है ओनली कास्टिक एल्कालिनिटी इज प्रेजेंट। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश कीजिए इन पॉइंट्स को, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट ये बोलता है इफ P इज इक्वल टू M/2, इफ P इज इक्वल टू M/2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिनोल्फथालीन जो है बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। अब देखिए मिड पॉइंट पे लाई करने का मतलब क्या है, देखिए मैं बोल रहा हूं कि जो P है दैट इज इक्वल टू M/2, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब इसमें जितना कंजम्पशन हुआ उतना ही कंजम्पशन यहां होना चाहिए। दैट मींस यहां से बाइकार्बोनेट्स अगर हटा दे और यहां से अगर OH आयंस हटा दे तो दोनों की जो एल्कालिनिटी है वो एक दूसरे के साथ में मैच हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर P की वैल्यू M/2 है तो कौन सी प्रेजेंट है, कार्बोनेट एल्कालिनिटी इज प्रेजेंट, कार्बोनेट एल्कालिनिटी इज प्रेजेंट, राइट। अब ये अगला पॉइंट बोलता है इफ P इज ग्रेटर देन M/2, अगर P की वैल्यू M/2 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब अपना M/2 पॉइंट यहां कहीं पे लाई करता है और P जो है अपना आगे कहीं पे लाई करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे P वाले पार्ट में वॉल्यूम का कंजम्पशन M वाले पार्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये कंजम्पशन ज्यादा कब होगा, जब OH आयंस एंड कार्बोनेट एल्कालिनिटी, जब हाइड्रोक्साइड आयंस एंड कार्बोनेट एल्कालिनिटी इज प्रेजेंट। क्योंकि देखो जब कास्टिक एल्कालिनिटी होगी ये तो पूरी यहीं पे बैलेंस हो जाएगी, कार्बोनेट्स आधे यहां पे बैलेंस होंगे, बाकी बचे हुए आधे कहां पे जाएंगे, आधे इधर बैलेंस होंगे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट बोलता है P इज लेस देन M/2, इफ फिनोल्फथालीन वाला जो पॉइंट है P की वैल्यू M/2 से कम है, तो इसका मतलब अब M/2 यहां कहीं लाई करता है, तो ये वाला कंजम्पशन ज्यादा हो गया। अब ये वाले कंजम्पशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स दोनों है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्बोनेट्स हैं, राइट। तो इसका मतलब OH आयंस जो है वो यहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे। ये बोलेगा बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट एल्कालिनिटी इज प्रेजेंट। ये है बेटा मेरे पास टोटल 5 पॉइंट्स, जिन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग एल्कालिनिटी में फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज के बेसिस पे जो वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम होता है उनमें हम लोग रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और इनके बेसिस पे, इन रिलेशंस के बेसिस पे खास तौर पे हम लोग ये बताते हैं कि जनरली पानी के अंदर किस टाइप की, किस लेवल की एल्कालिनिटी प्रेजेंट है, राइट। इससे पहले वैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे एल्कालिनिटी से रिलेटेड लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एल्कालिनिटी की कैलकुलेशंस किसके बेसिस पे ली जाती है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा एल्कालिनिटी, नॉट ओनली एल्कालिनिटी, जो अगली हम प्रॉपर्टी अभी यहीं पे डिस्कस करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये हमेशा किससे डील करते हैं, हमेशा इनकी कैलकुलेशन होती है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर की अगर बात करें, 7th प्रॉपर्टी होगी आई थिंक ये हमारी। हार्डनेस बोलता है कि जनरली हार्डनेस को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायंस। अब मल्टीवैलेंट कैटायंस में हमारे पास में कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, ठीक है, आयरन भी हो सकता है, दोनों फेरस एंड फेरिक, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। तो मतलब जब भी कैटायंस प्रेजेंट होंगे, अब ये कैटायंस किसके फॉर्म में हो सकते हैं, किसी के भी फॉर्म में, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, किसी के भी साथ, क्योंकि देखो आयंस हैं तो डेफिनेटली सॉल्ट की फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे, राइट। तो जब भी कैटायंस प्रेजेंट होंगे हमेशा ध्यान रखना इन दोनों में ये डिफरेंस है एल्कालिनिटी और हार्डनेस में। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, एनायंस की वजह से एल्कालिनिटी, कैटायंस की वजह से हार्डनेस। अब जैसे मान लो मेरे पास है पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, तो इनडायरेक्टली कैटायन इंडिकेट करता है हार्डनेस को, एनायन इंडिकेट करता है एल्कालिनिटी को। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों ही अगर हैं, कैल्शियम कार्बोनेट अगर है हमारे पास में, तो इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली हार्डनेस और एल्कालिनिटी दोनों को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एल्कालिनिटी और हार्डनेस का रिलेशन भी हम लोग यहाँ पे अपनी इसी आज की क्लास में ही स्टडी करेंगे। तो फिलहाल एक बारी पहले तो हार्डनेस की डेफिनेशन की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया हार्डनेस इज द presence of
मल्टीवैलेंट कैटायंस, मल्टीवैलेंट कैटायंस सच एज, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि बताया कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है एंड सो ऑन। जितने भी मल्टीवैलेंट कैटायंस है जब भी ये प्रेजेंट होंगे तो इन सबको हम लोग बेसिकली नाम देते हैं हार्डनेस। अब ये प्रेजेंट किसकी फॉर्म में होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, काफी सारी फॉर्म्स हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट बोलता है कि ये हार्डनेस जो है, ये हार्डनेस कितने टाइप की होती है। उससे पहले अगर मैं बताऊं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों को हम लोग लेते हैं मेजर हार्डनेस कंपाउंड्स, और ये सारे के जितने भी होंगे ये सारे के सारे बनेंगे अपने पास में माइनर कंपाउंड्स, ठीक है। और माइनर जो भी है आपके पास में, चाहे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए इनकी कुछ कंसंट्रेशन गिवन है चाहे नहीं गिवन है, आप हमेशा इनको इग्नोर करके चलोगे जब तक आपसे क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि आपको माइनर सोर्स को इंक्लूड करना है। मतलब ऑटोमेटिकली कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास में, आप ऑटोमेटिकली मान के चलेंगे कि जो माइनर सोर्सेज हैं उनको हम नेग्लेक्ट करेंगे। जब तक क्वेश्चन में लिखा हो कि माइनर को आपको इंक्लूड करना है तब तक आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हार्डनेस के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। देखिए हार्डनेस को मेजर हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, आप बोल सकते हैं कि हार्डनेस को हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस, और इसके अलावा जो सेकंड है मेरे पास में, सेकंड इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। देखें कार्बोनेट याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं, कार्बोनेट, कार्बोनेट मींस कार्बन, ठीक है। तो ऐसे अब कैल्शियम मैग्नीशियम जब कंबाइन करेगा किसके साथ में, मैंने अभी एनायंस बहुत सारे बताए, ठीक है, जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब देखो मैंने एनायंस कौन कौन से बताए, मैंने आपको कार्बोनेट बताया, बाइकार्बोनेट बताया, बाइकार्बोनेट के अलावा एल्यूमिनियम बताया, सॉरी एनायंस की बात हो रही है, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, इस तरीके के काफी सारे कंपाउंड्स बताए। तो अब अगर एनायंस को देखा जाए तो एनायंस में ये बोलते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, तो कार्बन तो इन दोनों में प्रेजेंट है। तो जब कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इस हार्डनेस को नाम क्या दिया जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम इनको छोड़ के किसी भी फॉर्म में हो, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, किसी भी फॉर्म में, हाइपोसल्फेट्स, किसी भी फॉर्म में अगर आ जाए तो ये बन जाएगा अपने पास में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो डेफिनेशन हमारे पास में यही है, कार्बोनेट हार्डनेस it is due to the presence of carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium, ठीक है। It is due to the presence of carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium। अगर मैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की बात करता हूं तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या आएगा, it is due to the presence of chlorides, sulfates, phosphates, etc. with कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये है इन दोनों में मेजर डिफरेंस। अब देखो ये जो हार्डनेस है कार्बोनेट हार्डनेस, इसको आसानी से बॉइलिंग से रिमूव किया जा सकता है। इट कैन बी रिमूव्ड इजीली बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, सिंपल, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस का दूसरा नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी हार्डनेस, ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी हार्डनेस। अब ये जो भी है हमारे पास में क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, इनको सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं किया जा सकता, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हैं जिनको सॉफ्टनिंग टेक्निक्स नेम देते हैं। श्योर सबने नाम सुना होगा, क्लार्क्स प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। तो वो सब वैसे तो आएगा जब हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी मैं सिंपल सा बोल सकता हूं कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स, कुछ सॉफ्टनिंग टेक्निक्स यूज होती है जिसकी वजह से हम लोग इस हार्डनेस को बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज
परमानेंट हार्डनेस। तो इसको परमानेंट हार्डनेस नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें सॉफ्टनिंग टेक्निक्स की इन्वॉल्वमेंट एग्जिस्ट करती है। तो ये था मेरे पास में मेजर जो डिफरेंस है कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में। अभी थोड़ी देर में इसी के बारे में यहीं पे आज ही की क्लास में बात करेंगे कि इसको हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं और हार्डनेस को मेजर कैसे किया जाता है, राइट। लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल मैं बात करूंगा इंपैक्ट्स ऑफ हार्डनेस के बारे में कि मेजर इंपैक्ट्स कौन कौन से हैं हार्डनेस के। देखिए, कहीं ना कहीं हार्डनेस इज रिलेटेड टू अल्कालिनिटी, क्योंकि ये अल्कालिनिटी से रिलेट करता है, अल्कालिनिटी से डील करता है, इसीलिए हार्डनेस और अल्कालिनिटी के ऑलमोस्ट बहुत सारे इंपैक्ट जो है वो सेम है, इनफैक्ट लगभग सारे भी हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, हार्डनेस अल्कालिनिटी का मेजर इफेक्ट क्या था, इंक्रस्टेशन इन पाइप्स। सेम यहां पे भी है, हार्डनेस इम्पार्ट्स incrustation problems to the pipe network। पिछली क्लास में बताया था मैंने इंक्रस्टेशन प्रॉब्लम्स का मतलब, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता दूं, इंक्रस्टेशन का मतलब होता है सॉल्ट पार्टिकल्स का, जो सॉल्ट्स बनते हैं वाटर के अंदर उनका पाइप के अंदर सेटल डाउन होने को हम लोग बोलते हैं इंक्रस्टेशन, जिससे पाइप की डिस्चार्ज कैपेसिटी जो है रिड्यूस हो जाती है और कम पानी उसमें से पास हो सकता है, ठीक है। तो इंक्रस्टेशन प्रॉब्लम्स टू द पाइप। उसके बाद में अगर इंपैक्ट्स के बाद में सेकेंड इंपैक्ट की बात करते हैं तो सेकेंड है इट इंक्रीजेस पीएच ऑफ वाटर, ये पानी का पीएच बढ़ाएगा, राइट। तीसरा है बिटर टेस्ट टू वाटर, ये जो हार्डनेस है वो पानी के टेस्ट को कड़वा करने का कोशिश करती है, बिटर टेस्ट टू वाटर। फोर्थ अगर बात की जाए तो फोर्थ अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली नॉर्मली क्या होता है, जो अपना हार्डनेस है या हार्डनेस से अगर हम खाना बनाते हैं तो खाना टेस्टलेस बनता है, इट मेक्स द फूड टेस्टलेस, फूड टेस्टलेस, ठीक। अगला अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीजेस द सोप कंजम्पशन, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जनरली हार्ड वाटर से सोप कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि झाग नहीं बनती है साबुन के साथ में, तो इट इंक्रीजेस सोप कंजम्पशन। इसी के साथ में एक और इसमें आता है इंपैक्ट, ये इंपैक्ट सिर्फ मैग्नीशियम की वजह से है, कैल्शियम की वजह से ये वाला नहीं आता। इसकी वजह से आता है बॉडी के अंदर लैक्सेटिव इफेक्ट। लैक्सेटिव इफेक्ट का मतलब होता है पेट खराब होना बेसिकली। तो मैग्नीशियम हार्डनेस imparts laxative effect to the human body। ये ह्यूमन बॉडी को लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो ये बना हमारे पास में मेजर इंपैक्ट्स ऑफ हार्डनेस, और इंपैक्ट्स के साथ में हमने यहाँ पे हार्डनेस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, राइट। अब बात करते हैं कि हार्डनेस को कैसे मेजर करते हैं, मेजर करने के साथ में किस तरीके से हार्डनेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट को। मेजरमेंट के लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कॉमन भी है, ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता होता है, हर स्टूडेंट को ये क्लियर होता है। हार्डनेस को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो इसके लिए हमने नाम जो पढ़ा था हार्डनेस के लिए वो बहुत कॉमन है, EDTA मेथड। तो मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। अब सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया क्लास के अंदर कि जब भी आपको मेथड का नेम पूछा जाए, जहां भी आपको मेथड का नेम आ गया, दैट नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पे जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं EDTA मेथड। और बहुत ही कम लोगों को पता होगा EDTA मेथड एक्चुअल नेम नहीं है, इसका एक और नाम भी है, दैट इज नोन एज वर्सनेट मेथड। तो कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में अगर EDTA मेथड नहीं है ऑप्शन में तो वर्सनेट तो जरूर दिया होगा। तो हार्डनेस को मेजर करने के लिए जरूरी नहीं है EDTA, मतलब बेसिकली आपको ऑप्शन में EDTA मेंशन हो, वर्सनेट भी अगर मेंशन है तो वर्सनेट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि ये सेम है। ये
इसमें तो केमिकल यूज होता है EDTA का, तो EDTA नाम दे दिया। और इसी के साथ में ये जो वार्सनेट है, ये वार्सनेट कहीं ना कहीं जो मेथड नहीं, ये वो पर्टिकुलर पर्सन से डील करता है, आप बोल सकते हो वो साइंटिस्ट से डील करता है जिसने इस मेथड को कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की थी। अब इसमें जो मेन केमिकल यूज होता है, मेन केमिकल यूज्ड इज EDTA। मेन केमिकल यूज्ड इज EDTA। अब EDTA क्या है, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, इट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। EDTA के साथ में एक है, हम लोग जो इंडिकेटर यूज करते हैं, वो तो मेन केमिकल था, जो इंडिकेटर यहां पे यूज होगा, जो कलर चेंज बताएगा, दिस इंडिकेटर इज EBT। अगेन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, ये दोनों पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट दोनों, ये तीनों पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। मैं सिर्फ जेई या एई को अगर मैं फोकस ना भी करूं, अगर मैं स्टेट लेवल पे भी मूव करता हूं, स्टेट के अलावा अगर हम लोग हमारे किसी पब्लिक सिलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, खासतौर पे ES UPSC या फिर गेट की अगर बात करें, तो उसमें भी इन पॉइंट्स में से काफी बार पेपर के अंदर आ सकता है। अगर यहां से नहीं आएगा पेपर के अंदर तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल तो आएगा, लेकिन हार्डनेस से क्वेश्चन जनरली आता है पेपर के अंदर, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने पास में इंडिकेटर। अब ये कैसे मेजर करता है, इसके रिएक्शंस क्या होंगे। सबसे पहले हम लोग पानी के अंदर ऐड करते हैं। अब पानी में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस होगी तो ये रिएक्ट करेगा। स्टार्टिंग में हम लोग इंडिकेटर ऐड करेंगे EBT, ठीक। इसका जो कलर है, हाँ, EBT जो हमने ऐड किया, इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो होता है डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर, राइट। इसको जब हमने बनाया तो ये आगे जाके क्या करता है, इन दोनों एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स बना देगा EBT कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम EBT या फिर मैग्नीशियम EBT। ये है हमारे पास में EBT कॉम्प्लेक्स, इनको नाम देते हैं। और इनका जो कलर होता है, इनका कलर होता है वाइन रेड कलर, काफी ज्यादा डार्क रेड कलर होता है। देखो अब दोबारा से पहले इतना ही समझो, फिर दूसरी रिएक्शन समझाऊंगा। एक पानी का सैंपल लिया जिसमें हार्डनेस को मेजर करना था, उसमें कुछ ड्रॉप्स EBT की डाल दो। अब ओरिजिनली इसका कलर है ब्लू और ब्लैक, अगर पानी में डालते हैं तो आइडियली बनना क्या चाहिए, सेम कलर ही तो बनना चाहिए, ब्लू और ब्लैक। लेकिन अगर पानी का कलर चेंज हो जाता है, पानी का कलर हो गया किसमें, वाइन रेड कलर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो मतलब पानी में हार्डनेस प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, पानी में हार्डनेस है। इसने सिर्फ इंडिकेट किया। देखो इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना, लेकिन मेजरमेंट करना नहीं है। मेजरमेंट करना किसका काम है, केमिकल का। तो अब कितनी प्रेजेंट है, इसके लिए किसको यूज करेंगे, EDTA को। तो अब EDTA को कैसे यूज करेंगे हम लोग, जो हमारा वाइन रेड कलर कॉम्प्लेक्स था, कैल्शियम EBT या फिर मैग्नीशियम EBT, इसमें हम EDTA ऐड करेंगे। अब इसमें EDTA ऐड करो, और EDTA को ऐड करने के बाद में यहां से कैल्शियम EDTA या फिर मैग्नीशियम EDTA मिल जाएगा, और साथ में मुझे EBT वापस से मिल गया। और EBT का ओरिजिनल कलर जो है वो आपको वापस से ओरिजिनल कलर मिल जाएगा, डार्क ब्लू या फिर ब्लैक। सिंपल टाइट्रेशंस। जो वाइन रेड कलर कॉम्प्लेक्स बना था उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप EDTA ऐड करो। अब कितना अमाउंट EDTA का कंज्यूम होता है, कितना वॉल्यूम EDTA का कंज्यूम हुआ, इस वाइन रेड कलर को, जो वाइन रेड कलर था, इस वाइन रेड कलर को वापस से ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने में वो इंडिकेट करेगा कि पानी में कितने लेवल तक की, कितने अमाउंट, कंसंट्रेशन तक की हार्डनेस प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट को। पेपर में एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि ना तो आपसे इंडिकेटर पूछा गया ना केमिकल पूछा गया, कलर पूछा गया कि कलर का चेंज कैसे होगा। अब ऑप्शन में आपको दोनों दे रखे थे, ब्लू से ब्लैक, सॉरी ब्लू ब्लैक से वाइन रेड या फिर रेड से ब्लू ब्लैक। तो आंसर क्या होगा? ये बोलता है हार्डनेस को कब मेजर करते हैं या कलर चेंज कौन सा नोटिस किया जाता है हार्डनेस की मेजरमेंट के टाइम पे। तो बेटा गलती से भी ये मार्क मत कर देना,
ये तो इंडिकेशन है, मेजरमेंट तो सेकंड स्टेप में हुई है ना, और सेकंड स्टेप में मेजरमेंट होगी तो कलर का चेंज कहां से हुआ है? कलर का चेंज हुआ है वाइन रेड कलर से ब्लू या फिर ब्लैक कलर में। तो भूल के भी आपको ये मार्क नहीं करना कि ब्लू ब्लैक से रेड कलर में हार्डनेस मेजर होगी, उल्टा होगा। हार्डनेस की मेजरमेंट होगी रेड से, वाइन रेड से ब्लू या फिर ब्लैक कलर। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को मेनली आपको ध्यान रख के चलना है, राइट। तो कितना EDTA का केमिकल कंज्यूम हुआ वो रिप्रेजेंट करेगा आपको पानी में किस लेवल तक की हार्डनेस प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। ये मेथड है जिस मेथड को जनरली हम लोग हार्डनेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, इंडिकेटर के बारे में भी अच्छे से समझ में आया होगा कि हम इंडिकेटर का काम क्या होता है जनरली, और इंडिकेटर किस तरीके से कलर चेंज लेके आता है और रिएक्शन की कंप्लीशन को इंडिकेट करता है कलर चेंज से। जैसे ही कलर चेंज हुआ इसका मतलब होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और रिएक्शन की कंप्लीशन को इंडिकेट करने के लिए ही हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। देखो सिर्फ 3 ही ऐसी प्रॉपर्टी है रॉ वाटर में, तो खास तौर पे मैं बात करूं जिनसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं। पीएच, एल्कैलिनिटी, हार्डनेस। वैसे तो एक DO भी है, इनफैक्ट BOD है, लेकिन वो वेस्ट वाटर में जनरली कंसीडर होती है, ड्रिंकिंग वाटर में उसको लेके नहीं चलते। तो ड्रिंकिंग वाटर में 3 ही है आपके पास में। पहला है अपने पास में हार्डनेस हो गया, एल्कैलिनिटी हो गया, पीएच हो गया। कल की क्लास में हमने पीएच एल्कैलिनिटी देखा था, आज हम देखेंगे हार्डनेस एंड एल्कैलिनिटी दोनों। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस के बारे में। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि एल्कैलिनिटी की मेजरमेंट जब भी होगी तो एल्कैलिनिटी की मेजरमेंट हमेशा होती है कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में, एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट्स। ठीक है, तो उसी को फॉलो करते हुए ये बोलता है कि एल्कैलिनिटी के साथ में अगर मुझे हार्डनेस को भी एक्सप्रेस करना हो तो ये भी हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन में, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में, इसके बारे में अब बात करेंगे। देखिए मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, जनरली हम लोग कैलकुलेट जब भी करते हैं तो 3 स्टेप में लेते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट, दूसरे स्टेप जो था मेरे पास में वो था ग्राम इक्विवेलेंट, और तीसरे स्टेप में ग्राम इक्विवेलेंट्स को कंपेयर करना था। मैंने बताया था एक तरीका आपको न्यूमेरिकल्स में, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर एल्कैलिनिटी। सेम ऐसे ही यहाँ पे, अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट किसके कैलकुलेट होंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, क्योंकि हार्डनेस किसकी वजह से है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की वजह से। अब ध्यान रखना न्यूमेरिकल में कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंसंट्रेशन दी होती है, कैल्शियम भी दिया होगा, मैग्नीशियम भी दिया होगा, कार्बोनेट्स भी दिए होंगे, बाइकार्बोनेट्स भी दिए होंगे, इसी के साथ में क्लोराइड, सल्फेट, सब कुछ दिया होगा। कैलकुलेट हार्डनेस, तो हार्डनेस सिर्फ किसकी वजह से लेनी है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सिर्फ, ठीक है, और किसी को नहीं लेना। ऐसे ही आता है कैलकुलेट एल्कैलिनिटी, तो एल्कैलिनिटी किसकी वजह से लेनी है? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, OH, बाकी सबको इग्नोर कर दो, किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे मैं ये लिख दूं, टोटल हार्डनेस जो आएगी, टोटल हार्डनेस किस किस की वजह से है? कैल्शियम की वजह से और मैग्नीशियम की वजह से। तो मैंने लिखा है यहां पे टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम, हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम प्लस हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम, ड्यू टू मैग्नीशियम। अब हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब एक्सप्रेस करना है आपको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम के, ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीशियम के, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आई थिंक काम चल जाएगा। लिखते हैं इसमें, तो मैं इसको ये लिख दूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम into equivalent weight of calcium carbonate plus gram equivalent of magnesium into equivalent weight of calcium carbonates। ठीक है, अब इधर चलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आता है? ग्राम इक्विवेलेंट के लिए था कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस अपॉन
कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, कितने कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयंस। आई होप पिछली क्लास में कराया था, सब याद होगा सभी को। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम का कार्बोनेट कितना था, ये तो बताया था, याद रखने के लिए भी बोला था 50, अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम में अब गिवन कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितना आया 50। ठीक है, अब चाहिए इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का और इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का। देखो इधर कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो इन केस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 और वैलेंसी कितनी है 2, तो 40/2 कितना बना 20। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं तो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट है 24, वैलेंसी कितनी है 2, 12 आ गया। तो अब यहां पे टोटल हार्डनेस, नाउ दिस टोटल हार्डनेस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बना देंगे, इनटू 50/20 लिख सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना है 20, प्लस मैग्नीशियम का, अब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, इनटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना 12। ये बन गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। इस तरीके से आप अपने टोटल हार्डनेस को कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा तरीका होगा, पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स अपने पास आएंगे, जो क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे, उसमें आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन दी जाएगी। ठीक है, उसी कंसंट्रेशन को फॉलो करते हुए बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट टोटल हार्डनेस। अब देखिए आगे लास्ट स्टेप इसमें ये बोलता है कि टोटल हार्डनेस तो समझ में आ गया, अब मुझे बताना है कि एक्चुअल में टोटल हार्डनेस के साथ में कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी। मतलब अब मुझे टोटल हार्डनेस को आगे डिवाइड करना है कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट में। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और यहीं पे आप इसी को ये भी बोल सकते हो कि हार्डनेस और अल्कालिनिटी में क्या रिलेशन है, वो भी हम लोग यहाँ पे साथ के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए इधर मैंने बोला हार्डनेस किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से, ठीक है। अल्कालिनिटी किसकी वजह से है, OH आयंस, CO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा सल्फेट्स, बाकी सब एक बार एक काम करते हैं छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो मेजर नहीं थे ना, माइनर थे। अब नॉर्मली ये बोलता है कई बार सोडियम के अगर आयंस प्रेजेंट, देखिए अगर सोडियम के आयंस प्रेजेंट है पानी में, इनमें से किसी भी फॉर्म में, तो ये हार्डनेस तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन अल्कालिनिटी प्रोड्यूस करेंगे। और ऐसे ही ये बोलता है कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट हुए किसकी फॉर्म में, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, है ना, इनकी फॉर्म में अगर प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों की फॉर्म में, तो ये हार्डनेस बनाएंगे कार्बोनेट हार्डनेस, अदरवाइज ये कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, राइट। और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेजेंट है, ये दोनों अगर सिर्फ OH आयंस के साथ प्रेजेंट है, तो इनसे अल्कालिनिटी बनेगी। देखो 3 पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मैंने बोला सोडियम आयंस चाहे इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, वो हमेशा क्या बताएंगे, अल्कालिनिटी बनाएंगे, हार्डनेस कभी भी प्रोड्यूस नहीं करते। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस अगर कास्टिक्स के साथ प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेजेंट है, तो ये अल्कालिनिटी तो बनाएंगे, लेकिन इससे भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड कभी भी हार्डनेस नहीं बनाता, हमने लिखा भी नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है कैल्शियम मैग्नीशियम अगर कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके प्रेजेंट है, तो ये कार्बोनेट हार्डनेस भी बनाएगा और अल्कालिनिटी भी बनाएगा। तो जब मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को मर्ज करता हूं, तो इनको मर्ज करने के बाद में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो कार्बोनेट हार्डनेस है, दिस कार्बोनेट हार्डनेस
विल बी इक्वल टू टोटल हार्डनेस और एल्कालिनिटी ऑफ वाटर, हार्डनेस और एल्कालिनिटी ऑफ वाटर, whichever is lesser। दोनों में से जो भी कम आएगा ये हमेशा उसके इक्वल होगी, राइट। और एक बार अगर मुझे कार्बोनेट हार्डनेस पता लगी, मुझे पता है टोटल हार्डनेस जो है ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट। अगर मेरे पास कार्बोनेट आ गई तो नॉन कार्बोनेट तो आ ही सकती है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस किसके इक्वल आएगी? दिस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैन बी रिटन एज टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। मतलब टोटल हार्डनेस में से अगर हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस को सब्ट्रैक्ट करें तो आई थिंक मेरे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब याद रखना है, अब याद रखने के लिए अपने पास क्या क्या है हार्डनेस की कैलकुलेशंस में। पहला पॉइंट, टोटल हार्डनेस किसके इक्वल है? टोटल हार्डनेस है कैल्शियम आयंस इंटू 50/20 प्लस मैग्नीशियम आयंस इंटू 50/12। दूसरा पॉइंट क्या है? कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस किसके इक्वल होगी? ये कार्बोनेट हार्डनेस आएगी टोटल हार्डनेस के इक्वल या फिर एल्कालिनिटी, व्हिचएवर इज मिनिमम। जो भी इन दोनों में से कम होगा उसके इक्वल आएगी, राइट, मिनिमम वैल्यू। कार्बोनेट के बाद में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, दिस विल बी इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। ये 3 पॉइंट है। अगर ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हार्डनेस के कवर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा जो आपका कवर नहीं होगा, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक बार एक दो क्वेश्चंस है कि जनरली एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, लेट अस सपोज इफ वाटर कंटेन्स if water contains 200 milligram per liter of total hardness and 300 milligrams per liter alkalinity, both expressed as calcium carbonate। दोनों को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कैलकुलेट कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। आपको कार्बोनेट हार्डनेस बतानी है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बतानी है, दोनों आपको बता के चलनी है। अब देखो इसमें अगर बात करते हैं, मैंने बताया कार्बोनेट हार्डनेस क्या है? कार्बोनेट हार्डनेस इज मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कालिनिटी whichever is less, ठीक है। अब टोटल हार्डनेस कितना है? टोटल हार्डनेस 200 है, whichever is lesser। टोटल हार्डनेस 200, एल्कालिनिटी 300, तो इसका मतलब कार्बोनेट हार्डनेस कितना आ गया? कार्बोनेट हार्डनेस इज 200 मिलीग्राम्स पर लीटर। देखो सीधी सी बात है, ऐसे भी समझ सकते हो, एल्कालिनिटी 300, टोटल हार्डनेस 200। कार्बोनेट हार्डनेस कभी भी टोटल हार्डनेस से तो ज्यादा होगी नहीं, ये तो हमेशा कम ही एग्जिस्ट करेगी ना, राइट। तो कार्बोनेट कितना आ गया? 200। टोटल कितना? अगेन 200। तो नॉन कार्बोनेट कितना आया? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी 0। ये बना हमारे पास में पहला क्वेश्चन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे एक थोड़ा सा अगर इसी को बढ़ाते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलता है कि वाटर के अंदर कंसंट्रेशन दी है। लेट अस सपोज कैल्शियम आयंस जो हैं, हम लोग अभी फिलहाल अपने हिसाब से ही लेके चल रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस जो है ये लेट अस सपोज मुझे दिया है 60 मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है। मैग्नीशियम आयंस की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन है 72 मिलीग्राम्स पर लीटर। आगे बोलता है कार्बोनेट आयंस जो है, कार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन मुझे दी है, कार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन मुझे दी है यहाँ पे 90 मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन जो मुझे दी है दिस इज 122 मिलीग्राम्स पर लीटर। हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन मुझे दी है यहाँ पे
34 मिलीग्राम्स पर लीटर, और इसी के साथ में क्लोराइड की कंसेंट्रेशन दी है 35.5 मिलीग्राम्स पर लीटर। आपको क्या करना है, आपको यहां से बताना है टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस, ठीक है। टोटल हार्डनेस के बाद में एल्कालिनिटी, टोटल एल्कालिनिटी ऑफ वाटर, एल्कालिनिटी के बाद में तीसरा आपको बताना है कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और तीनों को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो अगर नहीं भी लिखा है ना कि एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, मान के चलो ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आपको इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन फिर इसी तरीके के ही आते हैं इसमें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टोटल हार्डनेस से। मैंने क्या बताया, अब जितने भी केमिकल्स दिए हैं सबसे पहले तो ये देखो टोटल हार्डनेस किसकी वजह से होगी। टोटल हार्डनेस एग्जिस्ट करती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। तो इसका मतलब हार्डनेस में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एल्कालिनिटी की अगर बात करते हो तो एल्कालिनिटी में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, और तो नहीं करेगा ना कोई। और कार्बोनेट नॉन कार्बोनेट, अगर ये दोनों आ गए तो ये तो आ ही सकते हैं। क्लोराइड सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो टोटल हार्डनेस से बात करते हैं। टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा था मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इनटू 50/20 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इनटू 50/12। कैल्शियम की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 60, तो 60 इंटू 50/20। और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन है 72 इंटू 50/12। सॉल्व कीजिए, सिंपल सा है, 150 प्लस 300, टोटल हार्डनेस आ गई 450 मिलीग्राम पर लीटर, 450 मिलीग्राम पर लीटर एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड इज एल्कालिनिटी। अब देखो एल्कालिनिटी की अगर बात की जाए तो एल्कालिनिटी एक्चुअल में किससे डील करता है, एल्कालिनिटी इन तीनों की वजह से है। तो अगर मुझे बात करनी हो इन तीनों की तो कार्बोनेट से, सबसे पहले कार्बोनेट से शुरुआत करते हैं। कार्बोनेट्स में अब एल्कालिनिटी के लिए क्या होता था, 3 स्टेप्स, वही वाले जो कल की क्लास में डिस्कस हुए थे। पहले इक्विवेलेंट वेट, फिर ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट के बाद तीसरा क्या था, उस ग्राम इक्विवेलेंट को 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी फिलहाल कार्बोनेट्स लेते हैं। तो कार्बोनेट्स का इक्विवेलेंट वेट, कार्बोनेट्स में देखिए कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का 16। मैंने कल भी बोला था, मैं आज फिर बोल रहा हूं कि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में गिवन होते हैं सारे, ठीक है। वैलेंसी कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया अपने पास में 30। ग्राम इक्विवेलेंट्स, अब ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करें तो कार्बोनेट्स के कंसंट्रेशन कितने गिवन है, 90, तो 90/30 कितना बना, 3 कार्बोनेट्स का है। ऐसे ही बाइकार्बोनेट्स, अगर बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट्स में मेरे पास में कंसंट्रेशन है 122, बट उससे पहले उसका इक्विवेलेंट वेट भी तो चाहिए ना। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन का है अपने पास में 1, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 3 इंटू 16, वैलेंसी इज 1, 61 आ जाएगा। देखो 2-4 बार क्वेश्चन करोगे तो ये याद भी हो जाएंगे इक्विवेलेंट वेट, फिर अलग बार बार करने की जरूरत नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन गिवन कितनी है, 122, 122 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 61। तो इक्विवेलेंट वेट के बाद ग्राम इक्विवेलेंट आ गए मेरे पास में 2 फॉर बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट्स के बाद में तीसरा है मेरे पास में हाइड्रोक्साइड्स, OH आयंस। तो अब अगर OH आयंस को लेते हैं तो इसका इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, वैलेंसी कितनी है, देखो माइनस है, नेगेटिव, तो 1 आ गई 17। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स में गिवन कंसंट्रेशन मुझे कितने गिवन थी, आई थिंक 34 गिवन थी, डिवाइडेड बाय 17, तो 2 आ गया। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स 3 + 2 + 2
7। तो एल्कालिनिटी, अब एल्कालिनिटी कितना होता है 7 इंटू 50, 350 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये बोलता है हार्डनेस कितनी है, हार्डनेस है 450, एल्कालिनिटी है 350। तो मेरे पास में कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी आएगी, थर्ड केस। कार्बोनेट हार्डनेस क्या था, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कालिनिटी, दोनों में से जो भी लेसर होगा। तो 350 एल्कालिनिटी, टोटल हार्डनेस 450, तो कार्बोनेट हार्डनेस कितना आ गया 350 मिलीग्राम पर लीटर। अब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस टोटल इज 450 माइनस कार्बोनेट 350, तो आंसर मेरे पास आया 100 मिलीग्राम पर लीटर। इस तरीके से अपने जो तीनों पार्ट्स हैं वो सॉल्व होंगे, जिसमें टोटल हार्डनेस हमारे पास में 450 आई, टोटल के बाद में एल्कालिनिटी आई 350, कार्बोनेट हार्डनेस इज 350 एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज 100 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने आज की क्लास में डिस्कस किया हार्डनेस के बारे में। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हार्डनेस के थोड़ा सा रह गए, हार्डनेस की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे हार्ड वाटर की, और उसके बाद में हम लोग जितने भी हमारे एक्स्ट्रा मेटल्स हैं, गैसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम लोग साथ के साथ स्टार्ट कर देंगे, राइट। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक द लेक्चर, लाइक द वीडियो, राइट, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, नॉलेज मिलने वाली है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको इस लेवल की करा दी जाएगी कि आपको बाहर किसी दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।